हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 और 2023 की एग्जाम में आए हुए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। दोस्तों, जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको बाद में देखेंगे। पहले दोस्तों यहाँ से हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलेंगे कि किस तरीके से यहीं से बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बनेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न थे और जो 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, और दोस्तों उसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उनको शामिल किया था। उम्मीद करते हैं वो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके जो सोशल साइंस है उसके अति लघुत्तरीय प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे यहाँ से कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आज के हमारे होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बाल मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, यानी बाल मनोविज्ञान की एक परिभाषा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ठीक है, यानी गर्भकालीन की जो अवस्था होती है और किशोरावस्था तक करता है। ठीक है, ये बाल मनोविज्ञान है। ये डिफिनेशन दी है क्रो एंड क्रो ने। तो दोस्तों, आप लोग बाल मनोविज्ञान की एक परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बताइए। आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास, उसकी परिपक्वता, उस पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा और उसकी समाज के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बाल विकास का, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन फिर यहीं से आता है कि बाल विकास का क्षेत्र कैसा है। ठीक है, तो बाल विकास का जो क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत और व्यापक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है क्षेत्र कैसा है, तो उसका जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक और विस्तृत है यहाँ से। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में कोई एक अंतर बताइए। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में एक अंतर क्या है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशाओं का अध्ययन करेगा। देखिए क्या बता रहा है कि बाल मनोविज्ञान बालक की जो क्षमताएं होती हैं उनका अध्ययन करता है, जबकि जो ये बाल विकास है, ठीक है, ये क्षमताओं के विकास की दशाओं का अध्ययन करेगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में किसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, यानी किसका अध्ययन उसमें किया जाता है। तो बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में बालक के विकास के सभी आयामों, उनके स्वरूपों, असामान्यताओं, शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों और उनको प्रभावित करने वाले तत्वों का इसमें अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, रट्टा आप मत मारिएगा, अच्छे से इनको समझ समझ के पढ़िएगा। ठीक है, तो बाल विकास जो होगा आपका यहाँ डीएलएड का जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होगा इसमें तो आएगा ही आएगा। यहीं से दोस्तों क्वेश्चन इसके जब आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे या जब आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो आपके सभी क्वेश्चन, सभी जो डिफिनेशन होगी वो यहीं से आएंगी। ठीक, 100% यही सिलेबस उसका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में कोई एक अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशाओं का अध्ययन ये करेगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से है। ठीक है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और मैं उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। ये विचार किसने दिया? तो ये विचार दिए थे वाटसन ने। वाटसन ने क्या कहा? तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे यानी बालक लाकर दे दो, ठीक, और मुझसे कहिए उनके विकास के लिए, ठीक है, और मेरे कहने के अनुसार आप उनको वातावरण तैयार करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझसे कहो कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है, आपको इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, कलाकार बनाना है। ठीक है, तो जो आप मुझसे कहोगे मैं वो कर सकता हूँ यहाँ पे, यानी बच्चों को मैं वो बना सकता हूँ। ठीक, तो ये विचार किसने दिया था? वाटसन ने दिया। ठीक है, तो इसमें जो वातावरण है उसके प्रभाव की बात की जा रही है कि बच्चे के विकास पर जो वातावरण होता है इसका कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वैलेंटाइन ने शिशुअवस्था को कौन सा काल कहा है। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है। तो वैलेंटाइन ने शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आता है कि सीखने का आदर्श काल कहा किसने कहा ये, ठीक है, या सीखने को आदर्श काल किसने कहा, तो ये वैलेंटाइन ने कहा। किस अवस्था को कहा, तो कहा था ये शिशुअवस्था को, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि न्यूमैन ने शिशुअवस्था के संबंध में क्या कहा। तो न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए एक बड़ी ग्रहणशील होती है। यानी जब 5 साल की जो अवस्था होती है ये शरीर और मस्तिष्क जो होता है, ठीक है, इसके लिए बहुत ही ग्रहणशीलता की स्थिति होती है, यानी बहुत ज़्यादा वो ग्रहण करता है। देखिए बहुत से लोग दोस्तों ऐसे होंगे जिनके लिए बाल विकास और शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत हैं, यानी दोनों फर्स्ट पेपर डीएलएड और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ये थोड़े से टफ इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि पहली बार वो बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं इनको यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो भी आप चाहे सामाजिक अध्ययन पढ़िए, चाहे मैथ पढ़िए, चाहे हिंदी पढ़िए, चाहे जो है संस्कृत पढ़िए, चाहे सोशल स्टडीज़ पढ़िए, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये आप तो पढ़े हुए आते हैं, लेकिन बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं ये न्यू सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान, रट्टा मत मारिएगा, आप ध्यान से यहाँ से पढ़िएगा तो आपको जो क्वेश्चन है, जो आपके थ्योरी है, जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग रट्टा मार के अपनी तैयारी मत करिए, ठीक है। बाल मनोविज्ञान को जितना अच्छा हो सके, ठीक है, बाल विकास को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा उसको समझिए, ठीक। जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन जो किस तरीके से सॉल्व करना होगा वो आप अच्छे से सीख जाएंगे। यही शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं उसमें भी यही पैटर्न चलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, ठीक, अति सूक्ष्म में बताइए, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, शॉर्ट में आपको बताना है। तो यहाँ पे शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक विकास की शिक्षा होनी चाहिए, संवेगात्मक समायोजन की शिक्षा इसमें दी जानी चाहिए और सृजनात्मक क्षमता की शिक्षा इसमें दी जानी चाहिए और विभिन्न निर्देश इसमें हमें देने चाहिए, ठीक है। तो ये किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपके आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक। तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है। कौन कौन सी, संवेदी पेशीय अवस्था, अंतर्ज्ञान के विचार का काल, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उसके बाद चौथा आएगा औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो दोस्तों ये चारों अवस्थाओं को याद कर लीजिएगा, ठीक है। 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई और ये दोस्तों एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को बताइए, ठीक है। यानी संवेगात्मक विकास को कौन से वो 4 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, ठीक। तो पहला आएगा माता पिता का दृष्टिकोण, परिवार की सामाजिक स्थिति, बुद्धि तथा मानसिक योग्यता और उसके बाद विद्यालय का जो वातावरण होगा, ये संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। अगला फिर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किशोरावस्था कब से कब तक होती है, यानी किशोरावस्था की जो एज होती है वो कब से कब तक होती है। तो 13 साल से 19 साल की जो अवस्था होती है ये कहलाती है किशोरावस्था, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, ठीक है। तो जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.5 पाउंड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में हो जाता है। तो बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है किस वर्ष में बच्चा दूसरों के साथ समायोजन करना सीख लेता है। देखिए कितना अच्छी बात यहाँ पर आ रही है। आपके घर में जो बच्चे हों आप उन बच्चों को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर है कि किस वर्ष में बच्चा दूसरों के साथ समायोजन करना सीख लेता है। तो 5 वर्ष की आयु में बच्चा दूसरों के साथ समायोजन करना सीख लेता है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है पियाजे ने। दोस्तों याद रखिएगा विकासात्मक सिद्धांत, ठीक, और जीन पियाजे का नाम दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था में होते हैं, ठीक है। यानी किस विकास की अवस्था में ये होते हैं, ठीक है। तो ये भाषा विकास यानी शिशुअवस्था में होते हैं। देखिए 2015 और 16 में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला फिर यहाँ पर आता है कि किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है, यानी किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। तो किशोरावस्था बाल्यावस्था के समापन से प्रारंभ होती है तथा परिपक्वता तक
मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा किशोरावस्था किस आयु से किस आयु तक मानी जाती है। तो किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष की आयु तक मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि शिशुअवस्था में संवेगात्मक विकास की दो विशेषताएं लिखिए। तो संवेगात्मक विकास की यहाँ पर दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, जैसे उसका रोना, उसका चिल्लाना और हाथ पैर पटकना इस बात का प्रमाण है। ठीक है, यानी ये जो संवेगात्मक विशेषताएं होती हैं, जैसे वो रोता है, कोई उसको सिखाता है किस तरीके से चिल्लाना है, कोई सिखाएगा। हाथ पैर किस तरीके से पटकना है, कोई चिल्लाएगा बच्चों। ये जन्म के साथ ही बच्चे में क्या होती हैं, ये विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है। उसका संवेग कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर सहसा क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक, अगला फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है। ठीक है, तो कल्पनाशील कब बच्चा होता है, तो बाल्यकाल में बालक जो होता है सबसे अधिक कल्पनाशील होता है। ठीक, तो हम लोग कल्पनाओं से तो निकल चुके हैं। हम लोग जब छोटे थे, है ना, तो उसमें क्या था, कितनी हम लोग कल्पनाओं में बहते थे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा। याद रख लीजिएगा दोस्तों, तो स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को एक नया जन्म कहा, क्योंकि इस अवस्था में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानवीय गुण प्रकट होते हैं। और उन्होंने बताया कि किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष, दबाव, तनाव की अवस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है किशोरावस्था में मानसिक विकास की दो विशेषताएं बताइए। तो किशोरावस्था में मानसिक विकास की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली हो जाएगी यहाँ पे बुद्धि का अधिकतम विकास। तो किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। ये विकास जो होगा वो स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के बीच में होता है। उसके बाद मानसिक योग्यताएं नंबर 2 पर आता है। ठीक है, तो मानसिक योग्यताओं में क्या होगा, किशोर की मानसिक योग्यताओं का स्वरूप निश्चित हो जाता है। उसमें सोचने, समझने, विचार करने, अंतर करने और समस्या का समाधान करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मानव विकास के कारक बताइए। तो मानव विकास के कारक हैं दो, एक है सामाजिक कारक, दूसरा है जैविक कारक। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस उम्र में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है, यानी तेज होती है। तो 3 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास की जो गति होती है वो बहुत ही तेज होती है। ठीक, अगला आप देखिए 3 से 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास देखिए कितनी स्पीड में वो बढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, अगला फिर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किस उम्र में बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। तो 5वें वर्ष में बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्यक्तित्व का अर्थ बताइए। तो व्यक्तित्व का अभिप्राय व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप से होता है। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। ठीक, तो अथवा व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा, यानी आपको व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों, व्यवहार के स्वरूपों, उनकी रुचियों, अभिवृत्तियों, सामर्थ्यों, योजनाओं तथा अभिरुचियों में सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी डिफिनेशन आ रही हैं, ठीक है, चाहे वो बुद्धि की परिभाषा हो, चाहे वो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की परिभाषा हो, ठीक है, तो जो भी दोस्तों परिभाषाएं होंगी आप अच्छे से उन परिभाषाओं को याद कर लीजिए। जो परिभाषा आपको याद हो उस राइटर के अकॉर्डिंग उन परिभाषाओं को आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं वही परिभाषा याद कर लेंगे, अच्छी बात है, आप खुद से याद कर लीजिए, उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। ठीक है, यानी इंटरव्यू क्या होता है। सब लोग इंटरव्यू देख चुके हैं किस तरीके से इंटरव्यू होते हैं ना। तो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ आमने सामने होने वाली बातचीत को कहते हैं साक्षात्कार। ठीक, अगला व्यक्तित्व की एक विशेषता लिखिए। तो व्यक्तित्व की एक विशेषता क्या हो जाएगी, एकता और एकीकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्यक्तित्व के गैरिसन के कितने पक्ष बताए। तो व्यक्तित्व के गैरिसन ने पक्ष बताए हैं 2 पक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्यक्तित्व अध्ययन की 2 विधियां बताइए। तो एक हो जाएगी मनोविश्लेषण विधि, दूसरी हो जाएगी शील गुण विधि। दोस्तों ये जो मनोविश्लेषण विधि है, शील गुण विधि है, इनको दोस्तों जब लघुत्तरी प्रश्नों को जब हम करवाएंगे तो वहां से इनको अच्छे से समझा देंगे, आप इनको अच्छे से वहां से समझ जाइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है तनाव कम करने की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो शोधन, दूसरा हो जाएगा पृथक्करण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है संघर्ष का सामान्य अर्थ समझाइए। ठीक, विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का विरोध ही क्या होता है, ये संघर्ष हो जाता है। ठीक है, यानी इसी को संघर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है
साइजाइड किस प्रकार के व्यक्तियों को कहते हैं? तो जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से दुबले पतले और लंबे होते हैं उन्हें साइजाइड कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, साइकोलाइड किस प्रकार के व्यक्तियों को कहते हैं? तो साइकोलाइड व्यक्ति प्रायः मोटे शरीर वाले होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि एथलेटिक किस प्रकार के व्यक्तियों को कहते हैं? तो एथलेटिक बहुत ही अधिक स्वस्थ शरीर वाले व्यक्तियों को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है, व्यक्तित्व के प्रकार बताइए या व्यक्तित्व के प्रकार लिखिए। तो व्यक्तित्व के होते हैं 3 प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और विकासोन्मुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मानव विकास के कारक बताइए। तो मानव विकास के 2 कारक हैं, एक होता है सामाजिक कारक, दूसरा होता है जैविक कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि युंग ने सामाजिक अंतर्क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया? ठीक है, तो युंग ने अंतर्क्रिया के आधार पर व्यक्ति को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, यानी वर्गीकृत कर दिया। एक होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी, तीसरा होता है उभयमुखी। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व के जो है प्रकार होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया अथवा टीएटी का संबंध किससे है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ये वाला भी है। ठीक है, तो विशेष संप्रत्यय परीक्षण, इस परीक्षण का निर्माण 1935 में मरे तथा मॉर्गन ने किया। इसे टीएटी परीक्षण भी कहते हैं। ये व्यक्तित्व परीक्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ परीक्षण होते हैं, व्यक्तित्व के परीक्षण होते हैं, कुछ होते हैं पर्सनल होते हैं, कुछ सामूहिक रूप से होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में दोस्तों एक एक करके वीडियो आपको बता देंगे, आपको एक एक करके वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो आप उसमें और अच्छे से समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्यक्तित्व वह प्रकार है जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों यानी समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? यानी वो क्या कहलाता है? 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा व्यक्तित्व समन्वित व्यक्तित्व कहलाता है। यानी जो समन्वित व्यक्तित्व वाला होता है तो क्या होता है, वो दूसरे लोगों के बारे में, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के बारे में सोचकर कार्य करता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के बारे में ही सोचकर कार्य करते हैं, कुछ लोग समाज के बारे में सोचकर कार्य करते हैं। यानी जो समाज के बारे में सोचकर कार्य करेंगे वो हो जाएंगे समन्वित व्यक्तित्व वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सीएटी का निर्माण किसने किया? ठीक है, सीएटी परीक्षण एक होता है, तो ये होता है बाल मूल्यांकन परीक्षण यानी चिल्ड्रेन एपेरिएक्शन टेस्ट। ठीक है, तो इसका निर्माण लियोपोल्ड ब्लैक और रोनिया रोशेल ब्लैक ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये नाम। तो यहाँ पर टीएटी और सीएटी ये जो परीक्षण है इनको ध्यान रखिएगा, किसने किया, कब किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है, तर्क का क्या तात्पर्य है? यानी तर्क से आप क्या समझते हैं? तो तर्क चिंतन की सर्वोत्तम क्रिया अवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गतिवाही योग्यता में भिन्नता से तात्पर्य क्या है? तो प्रत्येक आयु के व्यक्तित्व में गतिवाही योग्यताओं में भिन्नता पाई जाती है, यानी सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य गतिवाही कार्य शीघ्रता से और सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति जो उसी आयु स्तर के हैं उनके कार्यों को करने में असफलता का अनुभव दोस्तों वो करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं गतिवाही योग्यता। ठीक, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक आयु के जो व्यक्तित्व तो इसमें होता है प्रत्येक आयु के व्यक्तियों में गतिवाही योग्यता में भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी काम को बहुत ही जल्दी और सफलतापूर्वक कर लेते हैं, जबकि दूसरे क्या करते हैं, उसी एज के हैं लेकिन क्या होता है वो उन कार्यों को करने में असफलता का अनुभव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर दोस्तों यहाँ से आता है कि सृजनात्मकता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा निर्माण करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की एक परिभाषा लिखिए। तो स्टेगनर और कार्बोस्की के अनुसार किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन ये सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, समायोजन क्या है? तो समाज में रहते हुए व्यक्ति अनेकों के साथ प्रतिक्रिया करता है, वो स्वयं को समाज के अनुकूल बनाता है, इसे ही समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों को कवर किया। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे 2015 से लेके 2023 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चन को इसमें और ऐड किया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।